हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा था। चैप्टर 4 में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण दीजिए। अपूर्ण प्रभाविता सबसे बढ़िया देखने को मिलती है मिराबिलिस जलापा में। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वह केवल और केवल मिराबिलिस जलापा में सबसे अच्छे देखने को मिलती है। तो मिराबिलिस जलापा, जिसको कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप गुलाब बांस भी कहते हैं, तो गुलाब बांस या मिराबिलिस जलापा में सबसे बढ़िया अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं। मतलब युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल ने कौन सा नियम दिया है। तो आपको याद रखना है कि जो पृथक्करण का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, यह युग्मकों की शुद्धता से संबंधित नियम है। अगला प्रश्न है कि मानव में कितने संलग्नता समूह पाए जाते हैं। तो मानव में आपको याद रखना है कि 23 जोड़ी संलग्नता समूह पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्रों की खोज याद रखना है आपको किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देखिए, गुणसूत्र की खोज तो स्ट्रासबर्गर ने की, लेकिन गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किसने दिया। तो याद रखना है आपको वाल्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वह किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि बाई क्रोमोसोम। जो मानव का बाई क्रोमोसोम होता है यही लिंग निर्धारण का मेन काम करता है। अगला प्रश्न है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो जब एक ही जीन जो है 2 या 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता। क्या कहते हैं इस क्रिया को, हम बहुप्रभाविता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है। मतलब F1 का मतलब मेंडल के नियम में क्या है। तो F1 का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, यानी प्रथम संतति पीढ़ी या फर्स्ट फोलियल जनरेशन। तो आपको याद रखना है F1 पीढ़ी, यानी कि F1 पीढ़ी से तात्पर्य है प्रथम संतति पीढ़ी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात आपको याद रखना है 1:2:1 होता है। इसका फिनोटाइप यदि रेशियो पूछे तो भी 1:2:1। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं। इस घटना को हम कहते हैं डोमिनेंट, यानी कि प्रभाविता कहते हैं। तो प्रभाविता का मतलब है कि कोई एक जीन जो होता है वह दूसरे लक्षण के प्रभाव को खत्म कर देता है, तो दूसरा लक्षण छिप जाता है, केवल और केवल वही लक्षण दिखाई देता है जो कि F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, अर्थात प्रभावी लक्षण। तो जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उस क्रोमोसोम का आपको नाम बताना है जिसमें सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है। हमने आपको सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है गुणसूत्रों के प्रकार भी हमने आपको कराए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिन गुणसूत्रों पर सेंट्रोमियर नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एसेंट्रिक। क्या कहते हैं, एसेंट्रिक कहते हैं। तो एसेंट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है, अर्थात क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है, उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है स्टीवेंस ने की थी। अगला प्रश्न है कि ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना है आपको हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में लगातार ब्लीडिंग होती है जिस कारण से इसका दूसरा नाम है ब्लीडर्स रोग। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण, या आप ये कह सकते हैं कि जो लिंग गुणसूत्र होता है अर्थात सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके कोशिका के बाकी सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोसोम। देखिए हमने आपको क्या बताया कि 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम। और 23वां जोड़ा होता है जिसमें जो कि असमान होता है जिसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो यहां पे आपसे पूछा गया कि लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के बाकी सभी गुणसूत्र क्या कहलाएंगे, तो ऑटोसोम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि लिंग संलग्नता का एक उदाहरण दीजिए।
तो आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं लिंग संलग्नता का, या तो आप कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता दे सकते हैं, या इसकी जगह में आप एक एग्जाम्पल हीमोफीलिया भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो देखिए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद क्या है, तो इसका राइट आंसर है संलग्नता यानी कि लिंकेज। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर संलग्नता तो आपने पढ़ाई नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संलग्नता आपको अगले टॉपिक में कराई जाएगी। संलग्नता छूट गया था जिसको हम कवर कराने वाले हैं। अगला प्रश्न है किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है। तो किसी भी लक्षण विशेष का पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशागति होती है उसका चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है, वंशावली कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशावली कहलाता है। अगला प्रश्न है कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है। तो देखिए कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है, इडियोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, इडियोग्राफ कहलाता है। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम की संरचना में हुआ वंशागत परिवर्तन कहलाता है। तो क्रोमोसोम की संरचना में यदि कोई वंशागत परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रोमोसोम का जो वंशागति सिद्धांत है अर्थात वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत जो है इसको किसने दिया, तो सटन एवं बावेरी ने दिया है। ये आपको याद रखना है। तो सटन एवं बावेरी ने वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किसने कार्य किया। तो इसका राइट आंसर आएगा आपके सामने टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई होती है, इसके ऊपर जो है सबसे पहले काम किया। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किसने काम किया, टी.एच. मॉर्गन ने, और इन्होंने संलग्नता से संबंधित अध्ययन किया इस पर। अगला प्रश्न है कि उस सिंड्रोम का नाम बताना है आपको जिसमें डबल XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। कहने का मतलब है कि एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है किसमें, लिंग गुणसूत्रों में। तो देखिए नॉर्मल तौर पे यदि आप देखेंगे तो लिंग गुणसूत्रों में यदि हम बात करते हैं तो XY होता है, मानव में XY होता है, लेकिन यहां पे एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक X गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है किस पे, 23वें जोड़ी पर यानी कि लिंग गुणसूत्र पर। तो लिंग गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र खंडों को आदान प्रदान करने वाली क्रिया क्या कहलाती है। देखिए गुणसूत्र के यदि खंड हैं आपस में तो उनको आदान प्रदान करने वाली जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो वो क्रिया कहलाती है जीन विनिमय, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई में संलग्न समूह की संख्या कितनी होती है। तो ई कोलाई में आपको याद रखना है संलग्नता समूह की संख्या कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। अगला प्रश्न है पॉली 10 क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है वाल्वियानी ने की थी। किसने की थी, वाल्वियानी ने की थी लार ग्रंथि में। किसमें की थी, लार ग्रंथि में, कीटों की लार ग्रंथि में की थी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं, यानी कि सलेवरी ग्लैंड गुणसूत्र भी कहते हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है संलग्नता को सर्वप्रथम किसमें देखा गया। तो आपको बताना है संलग्नता सबसे पहले किसमें देखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीठी मटर में। किसमें देखी गई थी संलग्नता सबसे पहले, मीठी मटर में देखी गई थी। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो आपका राइट आंसर आएगा क्या, पी का प्लांट यानी कि मटर का पौधा, यानी कि पाइसम सटाइवम के प्लांट को चुना था। तो मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए सब के सब किसमें किए, मटर के पौधे पे किए, और इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से 7 जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के जोड़ों को लिया। और आपको सन याद रखना है कि कब से कब तक याद किया था। तो उन्होंने 1856 से लेकर के 1863 के बीच में, ये आपको सन याद रखना है। तो मुख्य रूप से मेंडल आपको याद रखना है कि मेंडल ने अपने जो भी प्रयोग किए उसके लिए किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का चयन किया, अर्थात पाइसम सटाइवम के पौधे का। अगला प्रश्न है कि पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है। तो कंप्लीट लिंकेज किसमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा नर ड्रोसोफिला में। केवल और केवल नर ड्रोसोफिला में ही पूर्ण संलग्नता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रतिकीय अधिकता से होता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जोड़ा है क्रोमोसोम का जिस जोड़े में अधिकता के कारण जो है डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो देखिए हमने आपको सिंड्रोम पढ़ाया है,
सिंड्रोम में हमने आपको कई सारे सिंड्रोम पढ़ाए हैं। तो सिंड्रोम में हमने पढ़ाया था कि यदि 13वें जोड़े गुणसूत्र की यदि ट्राइसोमी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। लेकिन यदि 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 21वें जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। और यदि 23वें जोड़ी में क्या आ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। तो आपको याद रखना है कि यदि 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है, अर्थात एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, तो वो गुणसूत्र में कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है। तो डाउन सिंड्रोम के किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है? तो आपको याद रखना है कि 21वीं जोड़ी की अधिकता से होता है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए लक्षणों के कितने जोड़ों को लिया गया था? हमने आपको पहले इसका आंसर कवर करा दिया है कि मेंडल ने अपना प्रयोग जितना भी किया मटर के पौधे पे किया, और साथ ही साथ इसके लिए उन्होंने 7 जोड़ी जो है लक्षण को लिया, 7 जोड़ी विपरीत या विरोधी जोड़ों को लक्षणों को लिया। अगला प्रश्न है कि जब एक संतति को जनक से संकरित कराया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि जब हम F1 संतति का क्रॉस जब हम किसी जनक के साथ कराते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो देखिए, जब F1 संतति का क्रॉस हम कराते हैं, यानी जब एक संतति का क्रॉस हम किसके साथ कराते हैं? जनक के साथ कराते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बैक क्रॉस कहलाती है। अगला प्रश्न है वंशानुगत की कार्यकी इकाई क्या होती है? तो वंशानुगत की कार्यकी इकाई क्या होती है? जीन होती है। और ये जीन कहां स्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं ये एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो वंशानुगत की कार्यकी इकाई क्या होती है? जीन होती है। जबकि आनुवांशिकता का यदि वाहक पूछे तो आपको बताना है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता की जो F2 पीढ़ी होती है उसका समलक्षणी अनुपात क्या होगा? तो हमने पहले ही आपको बताया है कि अपूर्ण प्रभाविता में भी हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेते हैं। तो जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेते हैं तो उसका जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों का रेशियो क्या होता है? 1:2:1। यानी यहां पे लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या प्राप्त होगा? 1:2:1। अगला प्रश्न है कि किस क्रिया में पुनः संयोजन होता है? तो किस क्रिया में पुनः संयोजन होता है? तो इसका राइट आंसर भी आपको याद रखना है, किसमें होता है? जीन विनिमय में। तो जीन विनिमय की क्रिया में क्या होता है? पुनः संयोजन होता है। यह चीज आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब F1 संकर का क्रॉस हम किसी अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम किसी भी संतति का क्रॉस किसी जनक के साथ कराते हैं तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब हम F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो अप्रभावी जनक के साथ जब हम F1 संतति का क्रॉस कराते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं या इस क्रॉस को हम कहते हैं परीक्षण संकरण, या इसे हम कहते हैं इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है जब हम किसी F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है विलियम बेटसन को। और विलियम बेटसन ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इन्हें हम विलियम बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है T.H. मॉर्गन। तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा और कई सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छूट गए जिनको भी आपको तैयार करना है। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपने मेंडल का नियम पढ़ा है और मेंडल के नियम में आपने क्या देखा है? मेंडल के नियम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के नियम में जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसमें लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है कितना प्राप्त होता है? तो 9:3:3:1। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। ये लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होता है किसमें? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि आप किसी भी विषय की PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9685 2991 पर। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।